धर्मस्थला की कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ चुका है। वो जो तस्वीरें आपने देखी थी, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, जिसमें एक इंसानी खोपड़ी को बोरी में रखा जा रहा है, फिर इसी खोपड़ी को जो मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों के सामने ले जाया जाता है और कहा जाता है कि मैं ही वो शख्स हूं जिसने 100 से ज्यादा महिलाओं को दफनाया है। अब इस खोपड़ी की पीछे की जो कहानी सामने आ रही है, उसमें बताया ये जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए और तमाम जो वहां से छन छन के जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो खोपड़ी है वो एक फेक है, मतलब गलत तरीकों से मजिस्ट्रेट और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। दूसरी ये चीज कि जितने भी स्पॉट्स बताए गए थे सफाई कर्मी के द्वारा, वो सब झूठे थे। वहां से कुछ चीजें नहीं निकली हैं और जानबूझकर धर्मस्थला को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। ये जो तमाम दावे हैं उसे बेनकाब करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। आखिर वो कौन शख्स है जो जानबूझकर धर्मस्थला के ऊपर जितने भी लांछन लगाए जा रहे हैं उसे बता रहा है कि झूठ है, बता रहा है कि वहां पर कोई चीज ऐसी गलत नहीं होती है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे आप इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन बताएंगे कि जो पुलिस वाले हैं, जो एसआईटी की जो टीम है, उन्हें बेहताशा पावर मिल चुकी है। एक इस तरीके की पावर जो एक पुलिस थाने को मिलती है, लेकिन वहां पर जो अफसर तैनात हैं उन्हें बहुत ज्यादा शक है किसी पर। उस शक को बताएंगे कि उन्हें अब जांच को किस दिशा में वो लेकर जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर जो सफाई कर्मी के जो दावे किए जा रहे हैं कि वो जो खोपड़ी थी फेक थी, उसे किसी ने दबाव बनाया, आखिर वो कौन लोग थे, आखिर वो कौन है जो धर्मस्थला को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या है पीछे पर्दे की पीछे की कहानी, तफसील से जानिए। देखिए, कल जब हम दोनों ही बैठकर आप सभी के लिए धर्मस्थला पर अपडेट निकालने के लिए वहाँ क्या चल रहा है, एसआईटी आगे क्या कर रही है, खुदाई का काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, क्या प्रोसेस हो रही है, उसकी जब एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप सभी के लिए बना रहे थे, तब हमें कुछ आर्टिकल्स दिखते हैं। और आज भी जब हमने उन्हें चेक करने की कोशिश की तो वो फिलहाल कुछ आर्टिकल्स गायब हैं, लेकिन बाकी अभी भी लगातार धड़ल्ले से पोस्ट हो रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, इसमें आपको कई सारे साउथ के कुछ वेबसाइट्स दिख जाएंगी और कई ऐसे बड़े मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने खबरें चलाई और साफ तौर पे लिखा गया कि धर्मस्थला की जो कहानी थी उसमें ट्विस्ट आ गया है। और एक हेडलाइन जिसने हमारा दिमाग जो है वो घुमा कर रख दिया, हमारी आंखों को उसकी तरफ खींचा, जिसमें लिखा था कि जो गवाह एसआईटी के सामने आया, जिसने नरमुंड निकालकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और बोला कि उसने लाशें दफनाई है, अब वो अपने बयान से पलट गया है। यानी कि जो गवाह है अब वो ये कह रहा है कि उसने सारा काम किसी के दबाव में किया। और जब जैसे ही हमने ये चीज़ पढ़ी, हमने ये चीज़ें देखी, हमने उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, उसके बारे में रिसर्च निकालने की कोशिश की, तब जाकर पता लगा कि पूरी कहानी फेक है, एक झूठ फैलाया जा रहा है। कई वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर आप भी ऐसी चीज़ें पढ़ें या आपको भी कहीं से दिखता है तो आप भी ये समझिए कि कोई तो ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि धर्मस्थला का सच सामने आए और इस तरह से वेबसाइट्स पर इस तरह की जो गलत खबरें हैं वो छप रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे, इनमें से मैं कुछ का आपको अगर पढ़ के भी दिखाऊं तो एक साक्षी करके कुछ वेबसाइट दिख रही है, ऐसे और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं। तो उसमें देखिए लिखा क्या गया है, साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो गवाह सामने आया और उसने ये चीज़ें कही थी कि उसने लाशें दफनाई है, अब वो अपने बयान से पलट रहा है। और उन रिपोर्ट्स में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि साल 2014 में ये गवाह तमिलनाडु में था और तब इसके पास 3 लोग आते हैं, यानी एक ग्रुप में 3 लोग आते हैं और इसे एक पूरी कहानी बनाते हैं, पूरी कहानी को गढ़ते हैं और उसके बाद प्लांटेड खोपड़ी, यानी कि ये जो खोपड़ी निकाली गई थी, प्लांटेड खोपड़ी थी, उसको निकाला जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और गवाह ने कहा, यानी इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि गवाह ने कहा है कि सर, इसके बाद मुझे उन लोगों ने सारी कहानी बताई, मुझ पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और फिर मैं आपके सामने आया और मैंने पूरी कहानी बनाई और प्रॉपर एक लेटर भी आपको लिख कर दिया जिसमें मैंने पूरी ये चीज़ें बताई थी, किस तरह से लड़कियों के साथ गलत काम होता था और मैंने चीज़ें दफनाई हैं। अब जैसे चीज़ें सामने और इनकी जब पड़ताल की गई तो बहुत सारी चीज़ें ये भी पता लगी कि एसआईटी ने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया है। हालांकि एसआईटी जो है वो इस गवाह से पूछताछ जरूर कर रही है, वो ये जानना चाह रही है कि वो खोपड़ी उन्हें कहाँ से मिली, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी और जो ज़्यादा जानकारियाँ निकल कर आ सकती हैं वो एसआईटी पता लगाने की कोशिश करिए। लेकिन अब ये चीज़ें एकदम क्लियर आ गई हैं, बिल्कुल साफ पता लग गया है कि जो गवाह है वो अपनी बात से नहीं मुकरा है। यहाँ तक कि उसने हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उसने बाकायदा बताया है कि किस तरीके से उसका ज़मीर जागा, कैसे उसने वो चीज़ें सोची
सोची, उन लड़कियों के बारे में सोचा, और वो खुद को खतरा देखते हुए भी, खुद के परिवार को खतरा देखते हुए भी अब जाकर वो सामने आया। तो ऐसे में अब वो गवाह पलट कैसे सकता है? और धीरे धीरे करके कुछ लिंक्स गायब भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं तो उन पर बिलीव मत करिएगा। वो खबरें कुछ गलत सोर्सेज के द्वारा चलाई जा रही हैं और हो सकता है कुछ मीडिया चैनल्स को गलत जानकारी भी मिली हो। अब बात करते हैं इस पूरे केस में अब तक की अपडेट क्या है। जिस तरह से खुदाई हो रही थी, बताया गया 2 साइड से 6 और 11A साइड से बहुत सारी चीज़ें पुलिस को मिलती हैं, कई सारी हड्डियां भी मिलती हैं। एक जगह से दावा किया गया कि 100 से ज़्यादा हड्डियां मिली। उसमें क्या अपडेट आया है? तो दरअसल जो SIT की टीम है, उन्होंने जो सर्चिंग थी, यानी कि जो खुदाई थी, उस पर रिज्यूम लगाया है, उसको रोका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक रोकी नहीं गई है। इन्वेस्टिगेशन SIT की तरफ से अब भी जारी है और SIT की तरफ से कहा गया है कि गवाह के पलटने की बात ऐसा कुछ नहीं है। उस गवाह ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसने ये चीज़ फोर्सफुली की, वो बल्कि खुद सामने आया। और तो और जो गवाह है वो पुलिस से साफ तौर पे कह रहा है कि सर, कैसे भी करके आप मुझे फिर से धर्मस्थला की उन जगहों पर ले चलिए, मैं आपको और जगह बताऊंगा जहां पर आप खुदाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जो सफाई कर्मी है उसने पुलिस से, SIT से क्या कहा है, तो कुछ जगहों पर ये रिपोर्ट्स बताई गई है और कहा गया है कि जो SIT ने जब उससे सवाल पूछा और कई सारे सवाल जानने की कोशिश की, ये पूछा गया कि तुम क्या उनमें से कुछ लड़कियों को जानते थे, क्या तुम्हारे पास और डिटेल्स थी, क्या तुम्हारी कोई करीबी भी थी, तब उसने जवाब दिया कि देखिए सर, जब मैंने वो सारी चीज़ें की थी, जब मैंने दफनाया था और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, डैम बना है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिनोवेट हो गई हैं, और ऐसे में जो जंगल है उसका इलाका भी कई सारा काटा गया है, तो हो ना हो आप वहाँ की मिट्टी भी इकट्ठा करिए। और इसके अलावा उसने ये बताया कि सर, आप मुझे उन जगहों पर लेकर चलिए दोबारा, मैं और जगहों का पता लगा सकता हूँ, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं दावे से कहता हूँ मैंने लाशों को दफनाया है। मुझसे भूल हो सकती है 1 बार देखने में, 2 बार देखने में, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं, डिटेल से उस एरिया को देखूं, उस जगह को छानूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हो सकता है जब भौगोलिक जो चेंज हुए हैं, जो एरिया का जो पूरा घनत्व था वो काफ़ी डेंस था उस टाइम पे, अब हल्के पेड़ और कट गए, मिट्टी थोड़ी सी छट भी गई, तो ऐसे में लोकेशन थोड़ी सी चेंज भी हो गई है, और इसलिए वो कह रहा है कि आप मुझे प्लीज़ वहाँ पर लेकर चलिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं रोज़ वहाँ पर जाऊँगा, पुराने समय को याद करूँगा, तो मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी और मैं आपको बता दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और इस पूरे केस में SIT ने उन जगहों पर जो मार्किंग की गई थी गवाह के द्वारा और कहा था कि देखिए यहाँ पर लाश दफनाई गई, यहाँ पर लाश दफनाई गई, उनका पूरा डेटा निकाला है और ये पता लगाया गया कि आज से 20 साल पहले क्या वो कोई कब्रगाह तो नहीं थे, वहाँ पर शवों को दफनाया तो नहीं जाता था। अगर पुलिस को पता लगता है कि वो जगह पर जो लाशें थी उनको दफनाया जाता था, वो एक शवगृह था, तो कहानी थोड़ी पलट सकती है। लेकिन अगर पुलिस को ये पता लग जाता है, SIT को कंफर्म हो जाता है कि वो एरिया जहाँ जहाँ पर मार्किंग की गई है वो कोई भी कब्रगाह नहीं था, वहाँ पर ना अंतिम संस्कार किया जाता था, ना लाशों को दफनाया जाता था, तो ये पूरा जो केस है वो पक्का हो जाएगा कि जो गवाह है वो सच कह रहा है, क्योंकि गवाह पर कई सारे सवाल अभी भी उठ रहे हैं और SIT पूरी तरीके से उसको खुद पड़ताल कर रही है, उससे खुद छानबीन कर रही है। फिलहाल जो FSL की रिपोर्ट है उसके आने का इंतज़ार है। जो पिछले वीकेंड जो टीम है SIT की, उनको कुछ जानकारियां ज़रूर मिली हैं, जिसके लिए माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से फिर से खुदाई का काम शायद शुरू हो सकता है, लेकिन SIT प्लान कर रही है कि पूरी जो रिपोर्ट है वो मिल जाए, क्योंकि लगभग 45 से 90 दिन का समय लगता है अगर एक्यूरेट FSL की टीम की जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसे सामने आने में। तो SIT वेट करिए कि एक बार वो सामने आ जाए, तब जाकर पूरी कहानी और साफ हो पाएगी। फिलहाल अगर FSL की जो रिपोर्ट आएगी उससे SIT की मदद कैसे होगी, क्योंकि देखिए उस रिपोर्ट्स में जो टीम है उनको पता लग जाएगा कि जो लाश है या जो भी टुकड़े मिले हैं हड्डियों के वो कितने साल पुराने हैं, तो इससे जो गवाह ने दावा किया उसको थोड़ा वजन मिलेगा। इसके अलावा पुरुष कितने हैं, महिलाओं की कितनी हड्डियां मिली, ये पता लग जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पुलिस ने जिस एरिया से हड्डियों को कलेक्ट किया है वहाँ के आसपास 500 ग्राम लगभग मिट्टी भी इकट्ठा की गई है, मिट्टी भी साथ में ली गई है, क्योंकि जिस तरह से गवाह ने कहा था कि आप आसपास की मिट्टियाँ भी लीजिए, उसमें भी आपको शायद कोई कण मिल जाए। तो ये फॉरेंसिक टीम का भी ये मानना है कि जिस जगह पर कई सारी लाशें दफनाई गई होती है, बहुत सारे कंकाल होते हैं, तो वहाँ पर
उम्मीद होती है कि जो हड्डियां हैं वो शायद मिट्टी के अंदर घुल गई हो, उसके अंदर डिजॉल्व हो गई हो। तो पुलिस ने इसलिए जो मिट्टी है उसको भी इकट्ठा किया और उसकी भी जांच की जाएगी। अगर उसके अंदर मानव के कुछ भी अवशेष मिलते हैं तो ये पक्का हो जाएगा कि जो गवाह है वो दावा तो कर रहा है, उसकी बात पर लोग भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातों को जहां अभी 80% माना जा रहा है वहां वो 100% एक्यूरेट हो जाएंगी। अब इस केस में आगे और क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। ये भी बात आ रही है कि क्या वो इससे गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे दांव पेच को फंसा रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि धर्मस्थला का सच सामने आए। देखिए, अगर आपके घर में भी कोई सामान गुम हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए आप क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं। आप सोफे के नीचे ढूंढते हैं, बिस्तर के नीचे ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलता तो आप परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो सफाई कर्मी है उस जंगल को अच्छे तरीके से जानता और समझता भी है। वो लोकल भी था, लेकिन उसे इस जंगल को छोड़े हुए 11 साल हो चुके हैं। अब जब पुलिस जहाँ जहाँ जा रही है, महज 2 जगह को छोड़ दे तो बाकी जगहों से कुछ सफलता हासिल नहीं हुई है, और इस असफलता के कारण उसके अंदर मायूसी है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर खौफ है कि कहीं उसे लोग गलत ना समझना शुरू कर दें। हम इस वीडियो के आखिर में पूरा का पूरा हिंदी में, जो हमने कोशिश की कन्नड़ भाषा थी उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर कर आपके लिए पूरी की पूरी जो बाइट है आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं उसके अंदर का दर्द क्या है और किस वजह से वो जूझ रहा है। उन लोगों को सच बताना चाहता है, लेकिन चीजें वहां पर नहीं मिल रही हैं। जिस तरीके से अगर आपके घर में भी कोई सामान गुम हो जाए तो आप कैसे परेशान होते हैं, यहां पर तो इंसान की लाशें गायब हो चुकी हैं, गुम गई हैं, ना जमीन का पता लग पा रहा है, ना जंगलों में पता लग पा रहा है, या आसमान खा गई, किसी को कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में लगभग 11 जुलाई, आज 19 अगस्त है, लगभग 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं, और इस पूरे कड़ी में जो खुदाई की जो चीजें हैं उसे भी लगभग 1 महीना होने को आ जाएगा। और इस पूरे 1 महीने के दौरान में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बाल्टी भर भर कर आपको हड्डियां मिली हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो हमने इस वीडियो में भी बनाया था कि देखिए, जो ये सफाई कर्मी है, उस सफाई कर्मी को पुलिस अपने एसआईटी के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं रखती है, एसआईटी उन्हें अपने साथ लेके क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जो सफाई कर्मी है रोज एसआईटी के हेडक्वार्टर जाता है, फिर एसआईटी वाले उसे पुलिसिया गाड़ी में बैठाकर उस स्पॉट पर लेकर जाते हैं। ये थी प्रॉब्लम। और जब शाम को आता था फिर अपने लॉयर के साथ वो वापस घर चले जाता था। तो यहां पर उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे 2 पुलिस वाले तो दे दिए गए थे, लेकिन हमारा सवाल तब भी यही था कि क्यों ना एसआईटी के हेडक्वार्टर में, जहां पे पुलिस वाले बहुत ज्यादा तैनात हैं, वहां पे कमांडोज तैनात हैं, वहां पर उसे रखा जाए। तो पता ये लगा कि विटनेस प्रोग्रामिंग के तहत अगर आप सरकारी गवाह बनते हैं तो आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, और इसी चीज को लेकर इसे अब तक छूट मिली हुई थी। अब यहां पर जो प्रॉब्लम यह है कि ये जो गवाह है, इसे कई लोगों ने दावा किया कि इसे अरेस्ट करना चाहिए, और अरेस्ट करने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं पुलिस को। बताऊंगा एक एक पॉइंट, और आपको आसान तरीकों से आपको समझ में आएगा कि आखिर जो कर्नाटका पुलिस है, जो एसआईटी वाले हैं, वो अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं सफाई कर्मी को। तो देखिए, जो सबसे पहली जो चीज मैंने आपको बताया कि जो गवाह को संरक्षण मिलता है, मतलब उसे प्रोटेक्शन मिलता है कि उसे कोई अरेस्ट नहीं करेगा, बशर्ते ये कि वो पुलिस वालों की मदद करे। अब यहां पर ये जो गवाह है, इसे तो गवाह माना ही जा रहा है। अब इसे जो सीधे तौर पर ये जो मजिस्ट्रेट के सामने खोपड़ी लेके गया था, अब उस खोपड़ी में जिस तरीके से पहले तमाम जो धर्मस्थला वाले जो इलाके हैं, उसे कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में इस पूरे केस को पलटने की कोशिश की जा रही है, घुमाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि सफाई कर्मी झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसे ही सच माना जाता है। अगर आप मजिस्ट्रेट से झूठ बोलेंगे मतलब आपने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश की है, और जो हर रोज जो सरकारी जो टैक्स पेयर्स का पैसा जो अब तक जो कई लोग दावा करें कि जो खर्च हो रहा है इस कवायद में, उस पर भी जो अगर ये झूठ होगा तब जाकर सफाई कर्मी को अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसके लिए जो एसआईटी को ठोस सबूत और खुद को जांच की दिशा को भटकाने के आरोप में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इस पर ईबी जो एफआईआर जो नई कानून है 209, 227, 229 अगर झूठ पाया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? झूठी शिकायत, गलत जानकारी देना और जांच में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना, इसके माध्यम से उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, फ्रेश एफआईआर, क्योंकि पुराने वाले केसेस में उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे।
अब इस पूरे मामले में जब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, पुलिस वाले दलील देंगे कि जज साहब देखिए, जिस तरीके से जो खुदाई हुई वहां पे कुछ मिला नहीं है, लेकिन आपके सामने इसने जो नरमुन पेश किया और जो दावे किए गए हैं उन दावों में हम इसे 10 में से सिर्फ 2 नंबर देंगे, तो इसे हमें अरेस्ट करने की परमिशन दीजिए। तब जाकर कहीं अगर कोर्ट को लगा, मजिस्ट्रेट को लगा, जज साहब को लगा कि इस सफाई कर्मी को अरेस्ट करना चाहिए, तब जाकर इसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो कवायद शुरू हो चुकी है सफाई कर्मी के अरेस्ट करने के लिए, ये भी दावे आ रहे हैं सामने। लेकिन उससे पहले किसी भी मौके पर बिना अदालत के परमिशन के, क्योंकि गवाह है, जो सबूत हैं जो पेश किए जाएंगे, बिना कोर्ट के परमिशन के एसआईटी या कोई भी पुलिस वाला सफाई कर्मी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब में एक छोटी सी अपडेट आपको ये भी बता दें, जो एसआईटी की जो टीम है वो लगातार जो उसका भाई है, भाई के पीछे भी लग चुकी है। भाई डरा हुआ है। आप सोचेंगे कि सफाई कर्मी पुलिस वालों को बता रहा है, पुलिस वाले सफाई कर्मी की भाई के पीछे क्यों लगे हुए हैं? तो दरअसल ये जो सफाई कर्मी का जो भाई है, जो स्पॉट नंबर 11A, जहां पर बाल्टी भर भर कर 150 हड्डियां निकली थी, वहां पे एक लाश भी बरामद हुई थी, वो किसने बताई थी? वो सफाई कर्मी ने नहीं, बल्कि सफाई कर्मी के भाई ने बताई थी पुलिस को। जो स्पॉट नंबर 6 है उसकी जानकारी भी जो सफाई कर्मी का जो भाई है उसने दी थी, और उसी के बदौलत हड्डियां मिली हैं। और जो सफाई कर्मी ने जितने भी स्पॉट बताए वहां पे चीजें नहीं मिली हैं, लेकिन भाई का ये भी दावा है कि जो सफाई कर्मी जो लोकेशन बता रहा है वो शायद हो सकता है जंगल से कुछ दूरी पर हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, बुढ़ापा छा गया है और इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वो पुलिस के सामने जाने से डर रहा है। अब डरने से कोई फायदा नहीं, लेकिन पुलिस वाले से हिरासत में लेकर पूछना जरूर चाहते हैं कि देखो बहुत हो गया, डरना आपको डर लग रहा है, आप सामने नहीं आ सकते, लेकिन अब सच बताना पड़ेगा। तो अब सफाई कर्मी के जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब से भी पूछताछ शुरू की जाएगी कि क्या किसी भी तरीके से आपको पता था कि जो आपका घर का बेटा है, जो भाई है, वो इस तरीके का काम कर रहा है क्या, या फिर इसके पीछे की कोई और भी कहानी है। अब उसी दौर में ये सब सारी कवायद चल रही है, तो वहां के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर किसी भी तरीके से वहां की जमीन में केमिकल एनालिसिस करने के बाद ह्यूमन डीएनए के कोई भी अवशेष उस जमीन से मिलेंगे, तब जाकर खुदाई फिर से शुरू की जाएगी। तब तक के लिए खुदाई को रोका जाता है। और इसी वजह से हम आपके सामने कोई अपडेट लेके नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई अपडेट सामने थी नहीं। लेकिन ये जो अपडेट है आपको बताना जरूरी है कि खुदाई रोक दी गई है जब तक मिट्टी से केमिकल एनालिसिस करने के बाद ह्यूमन डीएनए ना मिल जाए। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपको दिखाएंगे सफाई कर्मी का बिल्कुल अनकट वो इंटरव्यू जिसमें वो कन्नड़ भाषा में बात कर रहा है। हमने उसकी आवाज बदल दिया ताकि उसकी पहचान को छिपाया जा सके। आवाज के माध्यम से भी जो असली कातिल हैं उस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने उसकी आवाज को डिस्टॉर्ट कर दिया। कन्नड़ भाषा को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिए बिल्कुल आपको अनकट उसका फुल इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। ನೀವು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ. ನೀವು 1994ರಿಂದ 2014ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಹಳೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರೋಡನ್ನು ಸ್ವರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ JCP ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇವಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಲೇಡಿಯನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಹುಡುಕಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 70ರಷ್ಟು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ JCPಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಡಿಯಿಂದ ನೀರೇ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಬಳೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 ರಿಂದ 5 ಜಾಗ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. इस पूर्व सफाई कर्मी की शिकायत के बाद कर्नाटक के धर्मस्थला में मास बेरियल को लेकर सबसे बड़ी जांच शुरू हुई है। और अब इस सफाई कर्मी ने आज तक से इंटरव्यू में धर्मस्थला के इर्द गिर्द लाशों को दफनाने को लेकर जो खुलासा किया है वो हैरान करने के साथ साथ रोंगटे खड़े करने वाला है। आप भी सुनिए वो हर एक सच जो जानना जरूरी है। ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬಾಡಿನ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಬಾಡಿನ ಎಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಾಕಿ ಬಾಡಿ ಸಿಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿದ್ರಿ? ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ನವ್ರು ಅಂತಾನು ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದು ಏನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನವರು ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿ, ಅವರು ರೂಂಬೈನವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರೋರ ಹೆಂಗೆ ಇರೋರು? ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್. ಈ 35 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 16 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 15 ವರ್ಷನೂ ಇರ್ಬೋದು, 40 ವರ್ಷನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದಿರಾ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2014 ಊತ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರ ಮನೆಯವರು? ಇದು ಯಾವ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಬಂದದ್ದು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ನೀವು ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ರ? ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದಿಂದ 13 ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇರೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಜನಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, 70ರಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70-80ರಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11A ಅದು 2ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀ 2 ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 108, ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗಂಡಸದ್ದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವವರು 1000 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲುಬಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವವರು ಏನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳುವವರು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಂದು ತೋರಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇಂದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಚೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೇಂಜರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ तो सुना आपने, सफाई कर्मी के ये दावे कितने विस्फोटक हैं।
उसका कहना है कि सालों साल धर्मस्थला के एक बड़े इलाके में सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया जाता रहा और किसी ने छू तक नहीं की। ऐसी लड़कियों और महिलाओं के शव दफनाए जाते रहे जिनकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती थी और कोई इन मरने वालों के बारे में पूछने तक नहीं आता था। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 3-4 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ರಾಜು ನೀವು ಅದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಗಿವಾಗ ಹುತ್ತಾಕುವಾಗ ಇದ್ರ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ನನ್ನ ಭಾವ ಇದ್ರು, ಮಾರ ಅಂತ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರು, ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ತನಾಸಿ, ಮಾರ, ರಾಜು, ರಂಗ. ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 5-6 ಜನ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಹೂತಾಗ ಕೇಳೋದು? ದೇವಸ್ಥಾನದವರ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್? ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿಯವರು. ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಹೌದು. ಅವ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಚೇರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಚೇರಿಯವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಂಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೂತಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೌದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೂತಾಕ್ತಿದ್ರು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಊತಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಹೌದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊತಾಕಿದ ಏನವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು? ನಾವು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು. ಕೀಳು ಜಾತ್ರೆ ಹಿಂದೂನೇ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಹಿಂದೂ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೂತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂತಾಕೋ ಜಾಗನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂತಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಊತಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಟೆಂಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು 108 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿರಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಒಂದು 90 ಜನ ಹುಡುಗಿರಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 10 ಜನ ಗಂಡಸರು ಇರ್ಬೋದು. 10 ಜನ ಗಂಡಸರು. ಹಸಿ ಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬರೀ ಗಂಡಸರದೇ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು 90 ಜನರಲ್ಲಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 1% ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆಯಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಬರ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ 90 ಜನ ಹುಡುಗಿರಂತೀರ. ಹೌದು. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಊತಾಕಿದ ಜಾಗವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ವು, ಅದೇ ಗಂಡಸ. एक पूर्व सफाई कर्मी की आज तक से हुई बातचीत से ये साफ है कि इस मामले में जहां आरोपियों की तादाद ज्यादा है, वहीं लाश दफनाने वाले सफाई कर्मी भी एक नहीं बल्कि कई हैं। ऐसे में अगर जांच का दायरा पूरी तरह आगे बढ़ता है तो अभी कई और बड़े खुलासे होने तय हैं।